बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले तक की जो टूल्स हमने अभी तक सीखी हैं वो ये मूव टूल है, इसके अलावा सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में डिफरेंट तरीके के साथ सिलेक्शन करने का हमने तरीका देखा है कि कौन कौन सी ऑप्शन है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने मैजिक वॉइड टूल है, क्विक सिलेक्शन है, ये भी एक सिलेक्शन ही का पैनल है। यहाँ तक ये भी सिलेक्शन है, लेसो टूल और पॉलीगोनल टूल है, इसके अलावा मैग्नेटिक लेसो टूल है। मतलब ये सारे के सारे सिलेक्शन के ही एक तरीका है ये। इन तीन की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो एक मूव टूल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इधर से उधर अगर हमने मूव करना हो तो ये उसके लिए यूज की जाती है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर कि ये वाली जो टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल के नाम से जो है ना वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इस टूल का क्या काम है और इसमें हम किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आती है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो सिंपल स्टेट जो है ना वो एक किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए जो है ना वो यूज होती है। इसको हम मोबाइल में भी यूज करते हैं और क्रॉप का मतलब सिंपल ये होता है कि हमने किसी खास एरिए को अपनी पिक्चर में रखना है और बाकी हमें नहीं चाहिए है। मिसाल के तौर पर इसको करने का तरीका यह होगा कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये ऊपर क्रॉप टूल लिखा हुआ आ रहा है, इसकी शॉर्ट की सिंपल सी है। अगर हम एडोब में काम करते हुए सी प्रेस करते हैं तो यूं इस तरीके के साथ सिलेक्शन का जो सिस्टम है वो आ जाता है। और क्रॉप करने के लिए जो है ना वो ये हमने मिसाल के तौर पर हमने इसका जो एरिया हमने रखना है वो हमने सेलेक्ट किया और उसको पिक्चर को हम मूव करके ऊपर नीचे कर लेते हैं। और मिसाल के तौर पर हमने ये वाला एरिया रख लिया कि हमें ये वाला एरिया क्रॉप करना है और बाकी पिक्चर का जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए है। तो इस को सिलेक्ट करने के बाद जब हम एंटर का बटन दबाएंगे तो यूं थोड़ा सा बिजी होने के बाद बाकी जो पिक्चर होगी जो कि क्रॉप एरिया के बाहर है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मोबाइल में भी क्रॉप होता है, एडोब में भी इसी तरीके से है, और जहां पर भी क्रॉप की जो सिंपल जो क्रॉप होता है वो इसी तरीके के साथ होता है। लेकिन आगे जो क्रॉप की ऑप्शंस आ रही हैं वो डिफरेंट होंगी, इसलिए हम उनको भी सीखते हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया और वापस इसको मैंने जूम आउट करवा दिया। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर कंट्रोल जे करने के बाद हम एक इसकी एक और लेयर वन के नाम से एक लेयर बना लेते हैं, ताकि हमारी जो ओरिजिनल लेयर है वो अपनी जगह पर बाकी रहे, जो कि बैकग्राउंड लेयर है। और जो दूसरी लेयर वन के नाम से जो लेयर आ रही है हमारे पास, इसके ऊपर हम काम करेंगे। जिस भी लेयर पे हमने काम करना होगा उसके ऊपर क्लिक होना चाहिए, अदरवाइज वो काम दूसरी वाली लेयर के ऊपर होता रहेगा। तो क्रॉप टूल में हम दोबारा आते हैं और इसके बाद जो दूसरी है वो जो आपको नजर आ रही है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी बेसिकली क्रॉप टूल ही है। इसमें हमें कट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसमें हमें ऑप्शन डिफरेंट तरीके के साथ मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अब मैंने जो दूसरी वाली क्रॉप टूल की जो ऑप्शन थी उसको सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने माउस को छोड़ दिया तो ये इस तरीके के साथ इसका सिलेक्शन एरिया यहाँ पर बन जाएगा। अब पहले वाली क्रॉप टूल में और इस वाली क्रॉप टूल में फ़र्क ये है कि पहले वाली क्रॉप टूल सिर्फ इस तरह रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में अगर हम यहाँ पर एंटर कर देते थे तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाता था। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ किसी और पर्सपेक्टिव से जो है ना हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं। तो ये देखें, यूं ट्रायंगल की शेप में भी हो सकता है, किसी और तरह हमने करना है इसको डायगोनल लेंथ में अगर हमने लेना है तो भी हो सकता है, और किसी भी तरीके से अगर हम इसकी कोई और डायमेंशन जो है ना वो रखना चाहते हैं तो उस तरीके के साथ भी इसमें सिलेक्शन की ऑप्शन हमें मिल जाती है। यानी कि इन चारों कोनों के जरिए से जहां जहां पर ये बॉक्स बना हुआ है वहां से हम स्पेशली जो चारों कॉर्नर्स हैं बेसिकली, वहां से अगर हम इसकी सिलेक्शन को चेंज करना चाहते हैं और एंगल उसका चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया, मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया है, हम यहाँ से सिर्फ इस एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं और ये
पर्सपेक्टिव क्रॉप टाइप टूल है, यहाँ से हमने इसको लेट्स सपोज इस एरिया को हमने क्रॉप करना है और यहाँ से हमने इसको ऊपर किया, ये एरिया जो कि मतलब सामने सामने जो फेस का एरिया आ रहा है, हमने सिर्फ इस एरिया को क्रॉप करना है अगर, क्योंकि बहुत सी जगहों पर इस तरह के क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि यूं इस वाली क्रॉप टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो सिर्फ यही वाला एरिया हमारे पास क्रॉप होकर आ जाएगा और बाकी जो पिक्चर का एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉप होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिखा हुआ भी आ रहा है साथ में, है ना, ये अभी हो जाएगा। इसी टूल में इसी जगह पर रहते हुए जो है ना, जब हम राइट क्लिक दोबारा से करेंगे तो दो तरह की टूल हमारे पास और आ रही है। एक का नाम है स्लाइस टूल और दूसरे का नाम है स्लाइस सेलेक्ट टूल। दोनों तकरीबन एक ही तरह से यूज होती हैं, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। और वो दोनों जो यूज होती हैं वो बेसिकली उनको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वेब डिज़ाइनिंग में काम करते हुए अक्सर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक मिनट, ये जरा कंप्लीट हो जाए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि क्रॉप आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरीके के साथ क्रॉप होगा। सिर्फ ये वाला जो एरिया है जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि देखें हाईलाइट हुआ हुआ है, बाकी जो एरिया है वो डिम है। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, क्रॉप के फ्रेम के अंदर जो आया हुआ है, सिर्फ वो ही होगा। चलिए इसको पूरा होने देते हैं, एक दफ़ा इसका सैंपल देख लेंगे कि किस तरीके के साथ आ रहा है। और अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये माशाल्लाह से अजीबोगरीब तरह से क्रॉप हुआ है। और इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि ये वापस अपनी जगह पर आ जाए। इसके बाद हम जाते हैं तीसरे नंबर पर जो स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल पे हम जाकर हम ये करते हैं कि किसी और पिक्चर पर स्लाइस टूल को अप्लाई करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ है, ये वाला जो इमेज है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पर इधर मैं यहाँ से एक इमेज ये वाला लेकर आ जाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और इसके ऊपर जो है ना, स्लाइस टूल के तौर पर मैं जब वर्किंग करूंगा तो स्लाइस का मतलब यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे स्लाइसेस छोटे छोटे बन जाते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में अगर हमने कुछ क्रॉप करना हो, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो जो यूज करने का जो तरीका है बेसिकली वो काम आती है हमें वेबसाइट बनाते हुए। अब ये जो निशान सा आ रहा है, क्रॉस सा बना हुआ आ रहा है, इसको हमने प्लेस जब करना है तो प्लेस करने की सूरत में ये निशान सा आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये पूछ रहा है मेरे से कि इसको प्लेस कर दें, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया, तो इसने फाइल इसी न्यू लेयर के ऊपर प्लेस कर दी है। अब हम आते हैं स्लाइस टूल के ऊपर। स्लाइस टूल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इस वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद स्लाइस टूल पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं स्लाइस टूल पे क्लिक करूंगा और किसी एक एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर ये मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लिक करके सेलेक्ट करके छोड़ दिया। जैसे ही मैंने क्लिक करके छोड़ा है तो ये देखें कुछ खाने से बन गए हैं, ब्लॉक्स से क्रिएट हो गए हैं। एक वो स्लाइस है जो कि मैंने खुद से सिलेक्ट किया है, इसकी जो लेंथ वगैरह है, इसकी जो मेजरमेंट है वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और बाकी जो स्लाइसेस बने हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ब्लॉक ये बन गया है, इसके नीचे एक ब्लॉक ये बन गया है और इसके ऊपर ये है, तो टोटल इसने यहाँ पर 5 स्लाइसेस बना दिए हैं। एक मेरा बनाया हुआ है जो मैंने सेलेक्ट किया है और बाकी जो 4 हैं वो ऑटो जनरेटेड स्लाइसेस हैं। अब हम करेंगे क्या कि इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आता है, नजर आता है सेव फॉर वेब। ठीक है, सेव फॉर वेब नजर आएगा, इस पे हमने क्लिक कर दिया। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगी हमारे सामने, इसका प्रीव्यू भी हमारे सामने आ रहा है। और ये चूंकि 100% प्रीव्यू है
और इसलिए जो है ना हमें बहुत इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो 100% लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं 25% कर देता हूँ। तो अब जब मैंने 25% पे क्लिक किया है तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया ही साथ साथ नज़र आ रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है स्लाइस बनाने के लिए। और बाकी जो स्लाइसेस हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से डिम हैं। ठीक है, खैर इसमें यहाँ पर हमने कोई काम नहीं करना, सिर्फ हम प्रीव्यू देखने के लिए इस चीज़ को करते हैं। अगर हमने यहाँ से लाइक 50% भी कर दिया है या कोई भी मतलब ये एक व्यू की एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से जो अगला स्टेप है वो हमने इसको सेव कर देना है। ये नीचे यहाँ पर जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है पॉइंटर, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक और विंडो ओपन होगी कि किस जगह पर सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप की ऑप्शन देता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर अनटाइटल की जगह पर 555, बल्कि इस नाम से पहले से मैंने सेव किया हुआ है, 666 के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल का नाम रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर आखिर में आपने देखना है कि ऑप्शन लिखी हुई है ऑल स्लाइसेस। यहाँ पर आपने ऑल स्लाइसेस ही रहने देना है। अगर सिलेक्टेड स्लाइसेस करते हैं तो जो स्लाइस हमने सिलेक्ट किया है वो ही सेव करेगा, बाकी सेव नहीं करेगा। ऑल यूजर स्लाइसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ वही यूज करेगा। यहाँ पर ऑल स्लाइसेस क्लिक करेंगे तो ये एक फोल्डर बना देगा डेस्कटॉप के ऊपर, और इमेजेस के नाम से या 666 जो हमने यहाँ पर लिख दिया है इस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। और ये जितने भी स्लाइसेस हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पर एक हम चेक करते हैं, एक फोल्डर बना हुआ होगा और बाज़ ये इमेजेस के नाम से बना देता है, बाज़ जो है ना हमने जो वही सेव किया है उसी नाम से भी बना देता है। मिसाल के तौर पर ये एक आ रहा है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, हाँ यही वाला है। इमेजेस के नाम से इसने डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना एक फोल्डर बना दिया। मैंने इसको अब ओपन किया तो इसमें ये देखें कि जो मैंने यहाँ पर 6 के नाम से रखा था उसी इमेजेस के फोल्डर में ही ये मैंने पहले, असल में जो बाकी जो नीचे वाले आ रहे हैं ये पहले के क्रॉप किए हुए हैं, पहले के स्लाइसेस हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्लाइसेस हैं जो हमने फोटोशॉप में भी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो हमने खुद बनाया है और बाकी जो 4 हैं वो ऑटो जनरेटेड हैं। तो वही सेम इनको 5 पीसेस में इसने यहाँ पर डिवाइड करके हमें दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह वेबसाइट बनाते हुए और फर्दर कभी जो है ना डिजाइनिंग करते हुए इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाती है स्लाइस टूल में। इसी तरीके से जो स्लाइस सेलेक्ट टूल है वो भी सेम यही काम करता है, लेकिन उसमें स्लाइसिस की जो ऑप्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लाइक हमने ये वाला सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद डिवाइड स्लाइस पे चले जाते हैं। डिवाइड स्लाइस पे हम आते हैं जब, तो ये एक जो विंडो ओपन हुई है इसमें मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे जो सिलेक्टेड एरिया है इसको फर्दर और कितने स्लाइसेस में डिवाइड करना है, तो इसकी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। मैंने 6 यहाँ पे लिखा हुआ मिसाल के तौर पर मेरे पास आ रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये 6/5 में डिवाइड हो गया है, यानी कि हॉरिजेंटली, यानी कि लैंडस्केप की जो फॉर्म होती है हॉरिजेंटली इसने 6 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है इसको, और वर्टिकली यहाँ पर 5 में डिवाइड कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 कर देता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर वर्टिकली में दो 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 यहाँ पर रोज बन गई हैं। इधर से भी मैं 2 करता हूँ तो अब आप देखें कि यहाँ पर 2x2 का एक फ्रेम बना है और इसके अंदर 4 स्लाइसिस हैं। ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए जो है ना वो यूज किया जाता है। मैं इसको कैंसिल यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट का बटन दबा देता हूँ ताकि ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जाए। और इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें ये वाली जो टूल थी 1 2 3 4, ये 4 टूल्स जो है ना हम यहाँ पर समझ में आ गई हैं। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ हम आएंगे, और अगली चीज़ पर जब हम आते हैं तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इस वाले इमेज पर आ जाते हैं। इस वाले इमेज पे आने के बाद हमने अगला जो काम करना है
इसके साथ वाले जो टूल है उसके ऊपर आ जाना है। क्रॉप टूल के बाद ये है, इसमें वैसे तो और बहुत सारी टूल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर और बहुत सारी टूल्स हमें शो हो रही हैं। नोट टूल भी है, रोलर रूलर भी है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इस वाले टूल में बॉक्स पर बात करेंगे आई ड्रॉपर टूल पे। आई ड्रॉपर बेसिकली काम क्या करता है? आई ड्रॉपर का जो काम है वो कलर पिक करता है। किसी और जगह पर, अगर किसी और इमेज में किसी और जगह पर कोई ऐसा कलर है जो कि हम पिक करके लाना चाहते हैं और यहाँ पर इस जगह पर हम लेकर आते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर पहुंच जाएगा, शुक्र तुम्हें, जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा तो इधर से फिर हम यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर कर सकते हैं, उसी कलर को जो कि हम कहीं और से पिक करके लाए हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और यहाँ जो इसका शर्ट का जो कलर है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो एक कलर की जो विंडो है वो यहाँ ओपन हो गई है और वो बता रही है कि कलर कम्बिनेशन क्या है। लाइक ब्लू और ब्लैक का जो सेंट्रल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, उसने बताया कि ये वाला कलर है इसका, और वही सेम कलर इसने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, फोरग्राउंड जो कलर है इसका ऊपर वाला, ये यहाँ पर इसने कलर लेकर आ गया। और जो इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर जो कलर यूज हुआ है, लाइक या ये व्हाइट कलर यह वाला हम देखते हैं, फेस पर जो कलर है उसमें क्लिक करता हूँ तो वही कलर इसने यहाँ पर भी बना दिया है, और इसके साथ ये जो क्रीम कलर है यहाँ पर भी आ गया है। तो ये कलर पिक करने के लिए होता है, कहीं पर किसी सॉफ्टवेयर में ये पिक कलर के नाम से आता है, कहीं पर ये आई ड्रॉपर के नाम से यहाँ पर आया हुआ है। इसकी शॉर्ट की जो है ना वो आई है। इसके बाद अगली चीज आपने ये देखनी है कि बाज़ औक़ात काम करते हुए हमें रूलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको ग्रिड भी कहते हैं और रूलर भी कहते हैं। उसकी शॉर्ट की के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया। कंट्रोल आर जब मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि एक स्केल यहाँ पर ऊपर ओपन हो गया है और एक स्केल यहाँ पर ओपन हो गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने इस एरिया तक काम करना है और निशानी सी लगानी है, तो यहाँ से एक लाइन को मैंने पकड़ के इधर क्लिक कर लिया। तो अब आप देखें कि इधर से भी ये ऊपर से एक लाइन यहाँ पे नीचे आ गई है, और इसी तरीके से इस साइड से भी लेकर हम आ सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक खास एरिया में अगर अंदाजा ना हो रहा हो कि हमने यहाँ पर कलर करना है या इस जगह पर कलर करना है, तो जिस तरह हम वैसे काम करते हुए स्केल रख कर जो है ना वो काम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये रूलर और इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरीके के साथ किया जा सकता है। एट ए टाइम ज़्यादा स्केल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। सर ये जो साइड पे स्केल आ रहा है, ये इंचेस है, सेंटीमीटर, क्या चीज है ये ऊपर जो नंबर आ रहे हैं? ये इंचेस के हिसाब से। इंचेस है, ठीक है। तो सर ये जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा? ऊपर जो है वो जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा? असल में इसमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो स्केल्स है, इसकी जो मेजरमेंट है, ये जीरो से इसलिए शुरू नहीं हो रहा कि इमेज का जो व्यू है ना, ये हमने सिर्फ 16% किया हुआ है। हम इसको जब करेंगे 100% पे तो फिर ये पूरी मेजरमेंट इसकी दिखाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये बहुत बड़ा इमेज है ये। एक मिनट में यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ 100% पे, तो ये इधर पूरा आएगा ही नहीं। अब इस सूरत में मैं यहाँ बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में जाऊंगा तो फिर इसको, ये देखें यहाँ से इमेज शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे ये मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये यहाँ से इमेज शुरू हो रहा है तो ये जीरो है। अच्छा। जीरो से यहाँ तक फिर तो आगे सर ये हम सारे। जीरो जीरो कैसे लेके आएंगे? जीरो कैसे लेके आएंगे सर? जीरो तो जब ये कोई भी इमेज जब अपने ओरिजिनल साइज में अपीयर हम यहाँ पे करेंगे तो उस सूरत में जो है ना ये वाला जीरो ठीक है। इसका शो हो जाएगा। मैंने तो यहाँ पर, मतलब ये बहुत बड़ा इमेज है, एचडी इमेज है ये, तो इसलिए इसको मैंने जूम आउट किया हुआ था ना, यहाँ पर तो 16% था। अगर आपने चेक करना है कि ये जीरो कहाँ पर आ रहा है तो आपने इस जगह पर हंड्रेड जी। परसेंट करना है। जब आपने 100% कर दिया तो ठीक है। ये इसका एक्चुअल साइज अपीयर हो जाएगा। अब मैं वापस इसको सही। लाइक 20% करता हूँ तो अब ये इस तरीके के साथ शो कर रहा है। अच्छा जी, ये ग्रिड और रूलर का इस्तेमाल हमने कर लिया, आई ड्रॉपर मैंने आपको बता दिया है इससे पहले। इसके बाद हम आते हैं स्पॉट हीलिंग टूल पे। मैं यहाँ से एक इस वाली लेयर को जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ।
और कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, एक न्यू लेयर मैंने यहाँ पर ले ली है। कंट्रोल आर प्रेस करके मैंने स्केल को ख़त्म कर दिया है, और ये जितने स्केल लिए हुए थे इनको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद जो इसके नीचे वाली ये टूल आ रही है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली जो टूल है वो आ रही है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जो शॉर्ट की है वो जे है, कंट्रोल जे नहीं है, सिर्फ जे है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं सिर्फ जे प्रेस करता हूँ तो देखें ये वाला जो है ना वो बॉक्स हाईलाइट हो गया है, डार्क हो गया है। ये दोबारा से इसको देखें, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये डार्क हुआ हुआ है, सिर्फ मैंने कीबोर्ड से जे को प्रेस किया तो ये डार्क हो गया है, और ऊपर वाला जो पैनल था, जो वाली बार थी ये वाली, ये चेंज हो गई है। अब इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है बेसिकली वो क्या है, स्पॉट हीलिंग टूल अपने नाम से भी जाहिर है कि जो जो स्पॉट्स ये जो है इसके फेस पर आए हुए हैं, किसी भी पिक्चर पर इस तरह के अगर कोई स्पॉट्स हैं या स्कार्स वगैरह हैं और हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनको हील कैसे करेंगे, उनको रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए हमने करना क्या होगा कि राइट क्लिक करने के बाद इस वाली टूल को हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑल्ट का बटन दबाकर हम जूम करेंगे और उस एरिया को सामने लेकर आ जाएंगे जहां से हमने वर्किंग करनी है, और उन कार्स को हमने रिमूव करना है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। इसके बाद जब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया हुआ है और ये मेरे पास सर्कल सा बना हुआ आ गया है, इसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि कहीं पर हमें ये बड़े साइज में चाहिए होगा, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर आपको बड़े साइज में होता हुआ दिख रहा है, और कहीं पर हमें जब बारीक काम करना होगा तो हमें इसको छोटे साइज में करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि कीबोर्ड पर जो ब्रैकेट क्लोज का साइन है उसको दबाते जाते हैं तो ये इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। दूसरा, जो ब्रैकेट स्टार्ट का साइन है उसको हम प्रेस करते हैं तो इसका साइज स्मॉल होता जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज और इसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने की ऑप्शन हमें दे रहा है। हार्डनेस इसकी 100% ही रखेंगे ताकि एग्जैक्ट जो है वो उसमें काम करने में आसानी हो। इसके बाद जो साइज है वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख कर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने रखा, साइज को चेक कर लिया, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हम काम क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है मोड, पहले तो ये वाला ऑप्शन आ रही है, इसके बाद ये लिखा आ रहा है मोड। मोड को पहले हम रख देते हैं नॉर्मल पे। नॉर्मल पे रखने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और ये यहाँ से जितने भी स्कार्स वगैरह थे ये सब रिमूव हो गए हैं। चेक करने के लिए कि मेरा काम कैसा हुआ है और उस जो ओरिजिनल पिक्चर थी उससे डिफरेंस क्या है, उसके लिए आसान सा तरीका है वो ये देखें, यहाँ पर लेयर पैनल में जो न्यू लेयर जिसके ऊपर मैंने काम किया है उसके साथ ये एक आई बॉल बना हुआ है, ये आंख सी बनी हुई है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाली जो लेयर है ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाली जो लेयर थी ये हाइड हो गई, जो ओरिजिनल लेयर थी जिसके ऊपर काम हमने नहीं किया है, ये देखें यहाँ पर ये स्कार्स जो है वो दोबारा से अपीयर हुए हुए हैं, जो निशानात जो है ना वो अपीयर हुए हुए हैं। दोबारा से मैं इसको अनहाइड करने के लिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब ये आप देखिए कि यहाँ पर जो निशानात थे वो खत्म हो गए। अब इसको मैंने जूम आउट किया और जूम आउट करने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं, ये देखें ये निशानात आ गए हैं। दोबारा से इसको मैंने अनहाइड किया तो ये निशानात खत्म हो गए। नॉर्मल वाली जो बात आपको मैं बता रहा था उसमें ये है कि अगर अगर हमने ऐसे ऐसे स्कार्फ हैं जो कि वाइट कलर के हैं,
ऐसे स्कार्स जो कि वाइट कलर के हैं तो उनको, या मतलब डिम कलर के हैं, तो उनको अगर हमें रिमूव करना है, जैसा ये पिंक टाइप कलर के थे, तो इनको अगर हमें रिमूव करना था तो ये नॉर्मल की सूरत में भी रिमूव हो जाते हैं और लाइटन करने की सूरत में भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसको मिसाल के तौर पर मैंने लाइट लाइट पे क्लिक किया और ये देखें यहाँ पर जो ब्राउन से कलर का स्कार था वो सारा का सारा रिमूव हो गया। लेकिन अगर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सफेद कलर है, ठीक है, बिल्कुल सफेद कलर है वो उसका, तो उसके लिए आपको डार्क पे क्लिक करना पड़ेगा। डार्क पे क्लिक करेंगे और फिर वहां पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो चूंकि है ही नहीं है उस किस्म का, तो इसलिए यहाँ पर इसको शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिंपल फार्मूला ये याद रखें कि या तो इसको नॉर्मल पर रख के पहले काम करके देखें। अगर नॉर्मल पर रखकर आपको जो एरिया जो आपने रिमूव करना है वो नहीं हो रहा है, तो उस सूरत में फिर आपने लाइट और डार्क इन दो ऑप्शंस को यूज करके देखना है। ठीक है, इन दो ऑप्शंस को भी आपने यूज करके देखना है। और सैंपल के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये करूंगा कि 3-4 तस्वीरें आपको मैं सेंड करूंगा। ठीक है, उस उनके जो फेस पर जो निशानात वगैरह हैं या जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो आपने रिमूव करके फिर दोबारा से ग्रुप में मुझे सेंड करने हैं। और ताकि फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, मुझे भी आइडिया हो जाए कि हाँ आपको ये काम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज की सर ये क्लास जो में। व्हाइट स्पॉट्स हैं, जी सॉरी जी। सर, व्हाइट स्पॉट्स को के लिए हम जो मोड है वो डार्क यूज करेंगे, और जो डार्क है उनके लिए हम नॉर्मल या लाइट, यही आप कह रहे हैं हाँ ना? जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट मतलब रखना है उसको। ठीक है। ठीक है ना, तो इसको फिर देखने के लिए साथ साथ चेक करते रहना है। यहाँ पर इसको आप इसको हाइड और अनहाइड करके देख लेंगे कि काम कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है ना इतना ही मैंने रखा हुआ है। और इससे रिलेटेड कोई सवाल कोई बात है तो पूछ लें। बाकी फिर जो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। एडोब फोटोशॉप ऐसी चीज़ है, बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग ओवरऑल जो है ऐसी चीज़ है कि बगैर प्रैक्टिस के आपको पिछली चीज़ भूल जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बिल्कुल सर, सिलेक्शन सही टूल कहा। है, या ये वैन टूल है, या मैजिक टूल है, ये इसका क्या काम है, मैजिक क्लोन टूल है, पेंट बकेट है, सर मतलब जो ये जो हमने। जी जी। जी, सर ये जो स्लाइस टूल है इसको हमने कहाँ से काटना शुरू करना है? ऊपर से है, दरमियान में से कैसे इसको ड्रैग किया आपने, क्या किया है सर जो कटा है? ये मिसाल के तौर पर ये है ना, मैंने यहाँ से ये स्लाइस क्रॉप टूल। टूल के अंदर है, क्रॉप टूल के अंदर मैंने राइट क्लिक किया, स्लाइस टूल पे क्लिक किया। तो जो ठीक है। एरिया मुझे चाहिए है ना वहां पर रख अच्छा। के मैंने वो अच्छा। ड्रॉ करना है उसको। ठीक है, मिसाल के अभी अच्छा। मैंने बटन प्रेस नहीं किया हुआ, ये वैसे ही जो है ना ये छुरी सी बनी हुई आ रही है। मैंने यहाँ जी पर जी। प्रेस कर दिया है। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये अच्छा। इसका यूं बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ना है, ये मैंने इसको जी छोड़ जी। दिया, तो ये खुद ब खुद अच्छा। रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो सर हमने फिर तो से ये छोटा एरिया सेलेक्ट किया था लेकिन बाकी भी सिलेक्ट हो गए, ये क्या बात हुई? ये ऑटो सेलेक्टेड होता है, ये इस तरह ही आता है। अच्छा। ये इसी तरीके से आता है ये। और इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर इसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि फाइल में जाएंगे, वहां पर इसको ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट पे जाके फिर सेव फॉर वेब पेज कर लेंगे। वेब पे भी सर करते ये हैं हम तो फिर सेव आगे। फॉर, इसकी जी क्या जी। रीजन है? सेव फॉर द वेब, हम वेब के लिए सेव कर रहे हैं वो जो नेट पे भेजने के लिए? हाँ, इस असल में इस तरह की जो स्लाइस की जो ऑप्शंस यूज होती हैं ना वो अक्सर वेबसाइट के लिए यूज होती हैं। अच्छा। वेबसाइट बनाते हुए इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट बनती है, तो इसलिए इसने ऑप्शन ही डायरेक्ट सेव फॉर वेब की दी हुई है। वैसे आप इसको सिंपल अगर आप सेव करेंगे तो वो सेव नहीं करेगा, उसको ये सेव की ऑप्शन ही नहीं दे रहा यहाँ पे। इसको एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है। सेव एज करेंगे तो ये तो मतलब पूरा जो वर्किंग हमने की है उसको सेव कर देगा ना। इसको पर्टिकुलर अगर हमने इसको सेव करना है तो इसको हम एक्सपोर्ट करते होते हैं। सर ये जो है एक्सपोर्ट एज भी सेव, इसमें और सेव एज में क्या फर्क है इन दोनों में? सेव एज तो ये पूरी जितनी भी फाइल है ना, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी फाइल जी को सेव कर देता है। सेव अगर हमने पहले से जी। नहीं की हुई है तो उसको हम सेव करें, कंट्रोल एस दबाएं या सेव एज करें, वो तो एक ही बात है। हमसे पूछता है मिसाल के तौर पर किस नाम से सेव करना है। लाइक मैंने यहाँ पर जो कि पहले से सेव नहीं की हुई है, न्यू फाइल ओपन की हुई है, तो मैंने जी। यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर दिया, या सेव पे करूँ एक ही बात है। मिसाल के तौर पर मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि इसको आपने पीएसटी फॉर्मेट में रखना है
या जेपीजी में रखना है, किसी भी ऑप्शन में, मतलब ये पूरी फाइल करेगा, ये स्लाइसिस को सेव नहीं करेगा। ये तो पूरी एडोब की फाइल हमें बता रहा है अच्छा। कि आप किस अच्छा। नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। दोबारा ठीक अगर है। आपने यहीं से काम शुरू करना है तो वो यहीं से शुरू कर देगा। ठीक है। ठीक ठीक लेकिन ठीक ठीक, तो एक्सपोर्ट यानी को एक्सपोर्ट पर्टिकुलर, एज में स्लाइसेस सेव होंगे। हाँ एक्सपोर्ट तो ये जो जो काम हमने किया है ना इसके ऊपर, जो वर्किंग जो डिजाइनिंग की है, ये उसको सेव करने के लिए मैंने एक्सपोर्ट का बताया आपको। वो फाइल अपनी ठीक जगह है। ओपन रहेगी। सही सही, ठीक हो गया, सही है। तो इसकी ठीक हो प्रैक्टिस गया। लाजमी करें, अपने पास नोट भी करें सारी चीज़ों को। वैसे तो मैं ये कि रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ, लेकिन मेन चीज़ प्रैक्टिस है, उसके बगैर नहीं जी जी। याद रहेगा। इसके बाद फिर हमने चूंकि इंशाल्लाह बिल्कुल सर, आगे, मैं तो कर रही हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि ये फोटोशॉप जो है ना टफ है। लेंथी भी हाँ है, जी टफ सर। भी है, ये बगैर उसके नहीं याद रहता। हाँ तो जी मैं सर। कोशिश सर करूँ कि मतलब जो बाकी सॉफ्टवेयर मुश्किल मुश्किल, जी जी। इससे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ना थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, सेंसलेस भी है। जो बिगिनर्स है ना उनके लिए थोड़ा सा सेंसलेस भी लगता है ये। हाँ असल में लेकिन इससे आहिस्ता पहले वाले, आहिस्ता समझ आती है। इससे पहले वाले ग्रुप में ना हमने कैनवा किया था, कुछ पार्टिसिपेंट्स उसके भी हैं इसी क्लास में, तो उनके लिए इतना नहीं है, क्योंकि ना वो बिल्कुल बेसिक मैंने करवाई थी क्लासेस उसमें ना, कि कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा सही। सूट करता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा। प्रोफेशनल लेवल की चीज़ आ जाती है। कैनवा का ग्रुप भी हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो उसमें भी मैं आपको सर आप कर वो दूँ। करें, वो मैंने भी अटेंड करना है सर। कैनवा क्या है, सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है? कैनवा बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कि नेट के साथ चलती है। अभी इसमें तो हमें नेट सिर्फ जूम के लिए हमने ऑन किया हुआ है। एडोब फोटोशॉप यहाँ पर विदाउट नेट आप काम कर लेते हैं इसके जी ऊपर। लेकिन कैनवा जो है ना वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जी वो जी। आप ब्राउजर में जाके, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अभी ओपन किया हुआ भी है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। तो जो आपका ब्राउज़र है वहाँ पर आप लिखते हैं canva.com, और वो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, और ऑनलाइन एडिटिंग होती है। जो भी काम आपने करना होता है वहाँ पर वो ऑनलाइन होता है। और नेट अगर आपका ऑफ ऑफ हो जाता है तो वो फिर अच्छा। आपका सारा काम जितना किया होता है वो वहीं पर ऑनलाइन सेव हो जाता है। उसको भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अच्छा। सारा का सारा काम ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह अभी हम एडोब में कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क उसमें ये है कि उसके लिए आपको कैनवा को डाउनलोड नहीं करना जी पड़ता। जी। हाँ ये है कि अगर आपने मोबाइल में करना है कैनवा, तो वो फिर अच्छा। एज एप्लीकेशन उसकी प्ले स्टोर से आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मतलब सर ये है कि ये वो नहीं है, जैसे पीएस और एआई को करना पड़ता है कंप्यूटर में, ये वो चीज नहीं है, फर्क है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। मिसाल ये देखें, ये इसका इंटरफेस है, ये थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट में बना रहा था ये। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको बने हुए कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, और ये इसका जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, होम पेज भी आ जाएगा। तो मतलब ये देखें, अब ये वेबसाइट ओपन होगी बेसिकली canva.com, आगे डिज़ाइन और आगे उसका कंप्लीट आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो अगर नेट बंद हुआ तो ये यहीं पर ही काम स्टक हो जाएगा, लिमिटेड एक्सेस होगी इन एलिमेंट्स पे और प्रोजेक्ट्स पे, टेक्स्ट पे। लेकिन नेट का ऑन होना इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे काम करने के लिए। तो सर जब ये अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर इसको दोबारा कैसे खोलेंगे, यहाँ पे दोबारा कैसे पहुंचेंगे? सिंपल, आपने वहीं पर वेबसाइट पे लिखना है, आपके ईमेल एड्रेस के साथ ये कनेक्टेड होता है बेसिकली। जब आप इस कैनवा फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये साइन अच्छा। अप मांगता है। साइन अप जब आप कर लें तो अच्छा। फिर दो ऑप्शंस होती हैं, एक फ्री वर्जन है इसका और एक ट्रायल वर्जन है, अच्छा। प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन में वो कैनवा जो है ना, मतलब वो वेबसाइट आपके साथ कनेक्टेड रहेगी, वो आपने ही उसको यूज़ करना होगा। किसी टीम के साथ हम्म। आप शामिल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरा ये काशिफ अली लिखा आ रहा है। और प्रो काम। के अलावा जो होगा, जो फ्री वर्जन होता है, तो वो भी काम करता है। लेकिन यह है कि उसमें आपकी एक्सेस जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है, टेम्पलेट्स आपको इतने ज़्यादा नहीं नज़र आते यहाँ पे।